Hello everybody, how are all? I hope all of you will be fine and happy. Now let's proceed to the topic. Today we will discuss the important question answers of the book BEGE 142, and the course title of the book is Understanding Drama. And as all of you know that already 4 video sessions of this book is published, and today is the fifth video session. Today is the fifth video session of this book, and this video session will be the last video session of this book and this video series. And today I will discuss the most important question answers of the rest third blocks of the book BEGE 142. Already I have discussed the first block in previous 4 video sessions, in previous 3 video sessions, and in last video session, I mean in fourth video session, I have discussed the summary of the 3 blocks, I mean second block, third block and fourth block. And today I will discuss the important question answers of the second, third and fourth block of the BEGE 142 book. तो मेरी बातों से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो है ना आज का वीडियो सेशन, ये 5वां वीडियो सेशन है। कितनावां वीडियो सेशन है? तो 5th नंबर वीडियो सेशन है BEGE 142 का, और ये लास्ट वीडियो सेशन है। इसमें हम लोग जो है ना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, और इसके साथ ही इस पूरे वीडियो सीरीज को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, तो वो आप लोग देख लीजिए। एक्चुअली इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सभी चीज़ों में डील्स करती है। आपको अगर इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके या फिर वेबसाइट पर विजिट करके ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.ignutipsassignment.com, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com पर। तो इन सभी चीज़ों पर अपने व्हाट्सएप करके या फिर मेल करके या फिर वेबसाइट पर विजिट करके आप अपने अपने रिक्वायर्ड इग्नू के मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। ये रहा हम लोगों का BEGE 142। देखिए दोस्तों, ये सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हूँ अभी, बिकॉज इससे पहले जो है ना, जो इससे पहले क्वेश्चंस आप लोगों को ऊपर की ओर मतलब नहीं दिख रहे हैं, वो मैं पहले ही प्रीवियस 3 वीडियो सेशंस में करवा चुका हूँ। क्योंकि चौथा वीडियो सेशन तो समरी वाला वीडियो सेशन था, उसमें हम लोगों ने केवल समरी देखी थी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ब्लॉक की। तो 3 वीडियो सेशन में हम लोग ऊपर के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे जो है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ग्रोथ है अमेरिकन ड्रामा का, उसके बारे में लिखिए, या फिर जो हिस्ट्री है अमेरिकन ड्रामा की 18, 19 और 20 सेंचुरी की, वो बताइए। या फिर आप ये बताइए कि जो अमेरिकन ड्रामा है उसने अपना माइलस्टोन अचीव किया, वो कब किया? तो यूग्ने ओ नील, आर्थर मिलर और टेनिसन विलियम के ड्रामेटिक काल में। मतलब जब ये तीनों जो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, यूग्ने ओ नील, आर्थर मिलर एंड टेनिस विलियम, तो ये तीनों जब हुए तो इसके शासन का इसके राइटिंग काल में, इसके ड्रामा के काल में अमेरिकन ड्रामा ने एक माइलस्टोन अचीव किया। इस पर कमेंट कीजिए। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसको यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स दिए गए हैं, की फैक्ट्स समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि 20वीं सदी तक यूनाइटेड स्टेट में जो ड्रामा है वह केवल और केवल इंटरटेनमेंट का साधन था, और इसमें कोई भी लिटरेचर वाली कोई भी बात नहीं थी। मतलब इसमें कोई भी रियल लिटरेरी नहीं थी। उसके बाद है कि जो अर्ली फॉर्म ऑफ थिएटर था, जो अमेरिकन ड्रामा का जो यूएस में चल रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस था मेलोड्रामा और कॉमिक मिनिस्ट्रल शोज। तो मेलोड्रामा होता था या फिर जो भाटों का जो कॉमेडिक शो होता था वो चलता था। बाद में नोबेल प्राइज विनर यूग्ने ओ नील 1888 टू 1953 ये पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए, या ऐसे पहले प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट एक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाटककार कहते हैं। तो ये पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए जिन्होंने अमेरिकन ड्रामा को इन्फ्लुएंस करने में मदद की और इसको एक सीरियस लिटरेरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आर्थर मिलर थे 1915 से 2005, एंड टेनेसी विलियम्स 1911 से 1983, और ये जो है ना क्या थे, तो कॉन्टेम्पोररीज थे किसके? ओ नील के। मतलब इसी के इर्द गिर्द या इन्हीं के इक्विवेलेंट थे, और इन तीनों ने मिलकर क्या किया? तो अमेरिकन ड्रामा को बहुत आगे तक लेकर गए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अमेरिकन ड्रामा ने कई सारे इंपॉर्टेंट थीम्स जो है ड्रामा के अंदर पब्लिश किए, लाए,
और उसके बाद सोशल क्रिटिक्स, ये भी अमेरिकन ड्रामा ने इंट्रोड्यूस किया। कॉमन मैन के स्ट्रगल को दिखाया और समाज के गिरते हुए चरित्र को भी किसके माध्यम से दिखाया गया, तो सबसे पहले अमेरिकन ड्रामा के माध्यम से दिखाया गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन ड्रामा। तो देखिए यहाँ पर है पुरितन, रिवॉल्यूशनरी एंड अर्ली नेशनल पीरियड्स। तो ये पुरितन जो राइम था, पुरितन का जो शासन काल था उस समय की बात है, रिवॉल्यूशनरी और अर्ली नेशनल पीरियड्स की बात है। तो देखिए जो अमेरिकन लिटरेचर में जो ड्रामा था ना, इसका बहुत स्लो स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि उस समय जो है ना पुरितन जो राइम था या पुरितन का जो शासन काल था उस समय इंग्लैंड पर हावी था, और इस वजह से जो अमेरिका जो इंग्लैंड वाला जो लिटरेचर है वो उतने ज़्यादा अच्छे से मतलब नहीं आ रहा था अमेरिका में। जो अर्ली कॉलोनीज थी, पुरितन इमिग्रेंट्स सॉ ड्रामा एज इमोरल एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वेयर आउटरेटेड बैंड इन सम स्टेट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, इन सम स्टेट्स इंक्लूडिंग पेंसिल्वानिया, मैसेच्यूसेट्स एंड रॉड आइलैंड। तो ये जो पुरितन जो इमिग्रेंट थे या पुरितन लोग जो थे वो ड्रामा को इमोरल मानते थे, अमानवीय मानते थे, और इनके जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थे इनको इन्होंने कई कई जगहों पर बंद कर दिया था 18th सेंचुरी के कई सारे स्टेट्स में, और ये स्टेट्स थे पेंसिल्वानिया, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड। तो ये सब बात समझ में आ गई। फिर भी beside this, most of the early drama that was produced in the United States was brought over from the Europe, include classics such as those written by Shakespeare. There was little to no new drama being produced in the country. तो ऐसा है कि जो अमेरिकन ड्रामा में, जो अमेरिका में जो ड्रामा देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग पीरियड में, वो सारे यूरोप से आ रहे थे, और ये सारे जो ड्रामा थे वो किस पर बेस्ड थे, तो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए ड्रामा पर बेस्ड थे। मतलब जो शेक्सपियरियन ड्रामा था वही कहाँ जा रहा था, तो अमेरिका में जा रहा था, और इस तरह से कोई भी नया ड्रामा उस समय में अमेरिका में पब्लिश नहीं हो रहा था या प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है 1775 से, एंड जो अर्ली नेशनल पीरियड 1775 टू 1830 है, तो लिटरेचर वहाँ पर शिफ्ट होता है, और यहीं से थोड़ी बहुत जो क्लाइमेट की चेंजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो बहुत सारे राइटिंग्स थे वो पॉलिटिकल इन नेचर थे, क्योंकि अमेरिका स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल नेचर वाला रहा है। इसको मैं एक बार ये बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब ये बड़ा हो चुका है। तो अमेरिका हमेशा से पॉलिटिकल नेचर वाला रहा है, तो वहाँ की जो मोस्ट प्रॉब्लम जो राइटिंग्स होती थी वो क्या होती थी, तो पॉलिटिकल होती थी नेचर में, प्रकृति में राजनीतिक होती थी। और यह जो है ना एक तरह से ये सारी राइटिंग्स क्या करती थी, तो न्यू गवर्नमेंट के आइडिया को पब्लिश करने का काम करती थी, और अमेरिका के आइडेंटिटी को भी डेवलप करने का काम करती थी। तो ड्रामा वॉज नो डिफरेंट, एंड मेनी ऑफ द प्लेज वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस period were political satires or propaganda to support the cause of the revolutionaries. These include Mercy Otis, Warrens the Adulator, and John Leacock's द फॉल ऑफ ब्रिटिश टायरेनी। तो ऐसा है कि जो ड्रामा है उस समय में कुछ नया नहीं हो रहा था, उसमें जो स्टार्टिंग थोड़ी बहुत हुई थी ड्रामा की, तो उसमें जो है ना मोस्ट प्रोबेबल क्या होता था कि पॉलिटिकल सटायर्स और प्रोपेगेंडा, जो पॉलिटिकल जो राजनीति वाली बातें जो है ना वो हमें वहाँ उस समय देखने को मिलती थी। और ये क्या करती थी, तो रिवॉल्यूशनरी जो ईसाई मिशनरियाज थे या फिर जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हो रहे थे, युद्ध बुद्ध हो रहे थे, तो उसको सपोर्ट करती थी ये सारे जो लिटरेचर जो कि ड्रामा फॉर्मेट में वहाँ थोड़े बहुत लिखे जाते थे। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मर्सी ओटिस वेरेंस का लिखा हुआ द एडिलेटर, और उसके बाद जॉन लिकॉक्स का लिखा हुआ द फॉल ऑफ ब्रिटिश। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 19th सेंचुरी में ड्रामा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया अमेरिका के अंदर। तो जैसे ही ड्रामा के लिए जो 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो ड्रामा जो है एक तरह से पॉपुलर फॉर्म बन गया इंटरटेनमेंट का अमेरिका के अंदर। फिर भी वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है ना अमेरिकन लिटरेचर में ड्रामा को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवर्तन आते गए, और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है ना अमेरिकन ड्रामा के अंदर, या जो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने एक परिवर्तन लाया ड्रामा के अंदर, वो था रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म के आने से ड्रामा में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला, क्योंकि इससे पूर्व के वर्षों में ड्रामा के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज जो है यूनाइटेड स्टेट में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आया रोमांटिसिज्म, तो इससे जो है ना एक तरह से काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी ड्रामा को अमेरिका में मिलने लगी। और जो प्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेस थे वहाँ पर तब भी पॉपुलर थे, हालांकि रोमांटिसिज्म बढ़ा लेकिन फिर भी शेक्सपियर के ड्रामा पॉपुलर थे, और मेलो ड्रामाज पॉपुलर थे, और कॉमिक मिनिस्ट्रल शोज भी, मतलब जो कॉमिक मिनिस्ट्रल शोज जो होते थे, भाटो वाला जो कॉमेडियन शोज, उसमें जो जोक होते थे वो तब भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस
हो रहे थे या फेमस थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहाँ चला गया पेन भी मेरा। So the comedy of these shows relied almost exclusively on racist stereotypes of African Americans portrayed by white actor in blackface. Perhaps the most memorable example of American drama during the 19th century was the stage adaptation of the anti-slavery novel Uncle. क्या है anti-slavery novel Uncle? Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. George Akin adapted the novel to the theater in the mid 19th century. तो ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में जो ये कॉमिक मिस्टर, भाई क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गया। हाँ, जो कॉमिक मिनिस्ट्रल शोज चलते थे, मिनिस्ट्रल, इसके अंदर जो है ना अफ्रीकन काले लोगों को दिखाया जाता था, अफ्रीकन ब्लैक्स को, और इनका मजाक उड़ाया जाता था और इससे अमेरिकन खुश होते थे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अमेरिका में आज भी काले गोरे का भेद है। इसे आप कह सकते हैं, हाँ, काले गोरे का भेद ही है, श्वेत और श्वेत का भेद जो है अभी भी अमेरिका में देखने को मिलता है। तो वहां पर ऐसा करने से अमेरिकन लोग जब काले लोगों को देखते थे तो वो हंसते थे। तो वो उस समय में तो कॉमिक मिनिस्ट्रल शोज तब भी उस समय एक पॉपुलर फॉर्मेट था। और जो मोस्ट मेमोरेबल एग्जांपल है अमेरिकन ड्रामा का 19th सेंचुरी में, वो है स्टेज एडेप्टेशन। स्टेज एडेप्टेशन किया गया था, और ये किया गया था मतलब स्टेज परफॉर्मेंस को पब्लिश किया गया था अमेरिका में 19th सेंचुरी में। और ये किया गया था टॉम्स के एक ड्रामा के द्वारा जिसका नाम था केबिन। क्या है, टॉम्स केबिन, ओ सॉरी, ये जो है ना एक नोवेल था, यूनिट स्लेवरी नोवेल था, और स्टेज एडेप्टेशन इसी का था, टॉम्स केबिन नाम था इसका, और ये लिखा गया था हैरिट बेचर के द्वारा। बाद में जॉर्ज एकिन ने क्या किया, तो नोवेल को थिएटर पर प्रदर्शित किया और 19th सेंचुरी में प्रदर्शित किया। थिएटर इन जनरल वाज स्टिल नॉट टेकन सीरियसली एंड एक्टर्स वर नॉट वेल रेस्पेक्टेड। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी जो है ना उस समय के थिएटर को कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला, लोगों ने इसको कोई बहुत सीरियस नहीं लिया, और उस समय उस एक्टर्स को, वहाँ के एक्टर्स को भी उतनी कोई इज्जत नहीं मिली। अब बात करते हैं द 20th सेंचुरी के बारे में। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें काट रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। रात को 12:30 बज चुके हैं और थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है मेरी, तो इस वजह से मैं थोड़े शॉर्ट कर रहा हूँ, और बाकी पीडीएफ जो आप लोग लेंगे ना तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो 20th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी की तो हमने बात कर ली, अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो एक्चुअली जो अमेरिकन ड्रामा जो है ना रियली यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है अर्ली टू मिड सेंचुरी में। तो इसमें क्या होता है कि ड्रामा जो है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है, और यह एक लिटरेरी फॉर्मेट में यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रो करना स्टार्ट होता है। और कुछ मेजर प्लेराइट्स, कुछ मेजर अमेरिकन ड्रामेटिस्ट उस समय में तैयार होते हैं। और जो पहला फर्स्ट हाफ होता है 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का, और ये जो है ना स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट से होता है और वर्ल्ड वार सेकंड के बीच में होता है। मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 पता होगा आप लोगों को, और 1939 से शायद 1939 से 1944, सेकेंड वर्ल्ड वार का डेटा मुझे याद नहीं है। तो इन दोनों के बीच के समय में नए नए कुछ प्ले राइट्स जो है वो जन्म लेते हैं अमेरिका के अंदर, और वो क्या करते हैं, तो अमेरिकन ड्रामा को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अमेरिकन ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो ये जो ऊंचा नीचा जो हो रहा है वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो उस ऊंच नीच को भी ये अमेरिकन ड्रामा झेलता है। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इन 20th सेंचुरी, अमेरिकन ड्रामा आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली एक्सपेरिमेंटल। तो जैसे अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर अमेरिका के अंदर फैल रहे थे, फल फूल रहे थे, उसी तरह 20वीं शताब्दी में जो अमेरिकन जो ड्रामा है वो भी फलने फूलने लगा, और यह भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल हो गया। बड़े बड़े प्लेराइट्स ने, या मतलब बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिया। और फिर जो बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट थे वो पुराने फॉर्म, स्ट्रक्चर, नैरेटिव टेक्निक सबको मिला करके कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, और इससे जो अमेरिकन लिटरेचर है, जो अमेरिकन ड्रामा है, वो भी फलने फूलने लगा था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसी के बाद, इसी के समय में स्टार्ट होता है रियलिज्म की जो है ना वो थोड़ी डाउनफॉल होती है। रियलिज्म जो टेक्निक होता है ड्रामा का वो थोड़ा कम होता है। फिर नेचुरलिज्म की ओर जो है लोग आकर्षित होते हैं, और ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। और यूरोपियन प्ले राइट्स हैं, एक जिसका नाम है हेनरिक इब्सन और अगस्त स्ट्रिंडबर्ग और एंटोन चेकोव। तो इन्होंने फेमस ड्रामा लिखने स्टार्ट किए उस समय में, जो अर्ली मिड सेंचुरी है, मिड 19th सेंचुरी है। और वो जो ड्रामा लिखते थे वो मोर रियलिस्टिक होते थे, मतलब नेचुरलिज्म की ओर ज़्यादा अग्रसर
होते थे। और यही तीनों प्ले राइट्स को अभी भी मॉडर्न ड्रामा का क्या कहा जाता है, तो फाउंडर कहा जाता है। और ये जो इनके प्लेज होते थे ये हमेशा किसी न किसी तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे, लिटरली फॉर्म्स होते थे, लिटरली फॉर्म के एक्सपेरिमेंट होते थे, प्लॉट के एक्सपेरिमेंट होते थे, मेलोड्रामा, थिएट्रिक्स, इन सभी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट ये इनके प्लेज होते थे, इन तीनों राइटर्स के प्लेज होते थे। और ये जो है ह्यूमन साइके, मतलब जो मानव की जो मनोदशा है उसको भेदने की कोशिश करते थे। और इनके जो वर्क्स हैं, ये जो प्ले राइट्स हुए, ये जो तीनों ड्रामेटिस्ट हुए, इनके वर्क्स को देख करके नए नए अमेरिकन ड्रामेटिस्ट इन्फ्लुएंस हुए और नए नए अमेरिकन ड्रामेटिस्ट की उत्पत्ति हुई। जैसे कि लिटरेरी मोमेंट बढ़ा, रियलिज्म और नेचुरलिज्म जो है वो आगे की ओर बढ़ा और मॉडर्निज्म की ओर आ गया, और वहीं से उत्पत्ति होती है यूगने ओ नील की। और ये फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन क्या हुए, तो प्ले राइट हुए। और कैसे प्ले राइट हुए वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। हाँ, तो ये फर्स्ट अमेरिकन प्ले राइट हुए, पहले ड्रामाटिस्ट हुए जिन्होंने कई सारे प्लेज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इनके कुछ वर्क्स हैं ओ नील्स के, जैसे कि द आइसमैन कॉमेट, उसके बाद ए लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट। और ये सब जो है ना कुछ कॉम्प्लेक्स जो है ड्रामा हुए, इमोशनल हुए, इमोशनल ड्रामास थे और सीरियस थे। और इसने क्या किया, तो ये एक तरह से अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन दर्शकों को झकझोरने का काम किया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई ड्रामा अमेरिका में पब्लिश ही नहीं हुआ था। और जो ओ नील थे, इसके आने से पहले अमेरिकन थिएटर या अमेरिकन ड्रामा बस एक पॉपुलर इंटरटेनमेंट का सोर्स था और कुछ भी नहीं, या कोई लिटरेरी फॉर्म नहीं था। बट जैसे ही ओ नील आए, युगने ओ नील आए, तो इसने क्या किया, तो ड्रामा को एक रिकॉग्निशन प्रदान किया और इसको एक लिटरेरी फॉर्म में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो युगने ओ नील थे, ये पहले अमेरिकन प्ले राइट थे शायद जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, नोबेल प्राइज, एकदम सही बात है। आई बात समझ में या नहीं आई? अब है कि अमेरिकन ड्रामा जो है अब फाइनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया, और कब हुआ, तो मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के मध्य में। अब है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से अंतिम 20वीं शताब्दी तक में क्या चेंजेस हुए, तो अमेरिकन ड्रामा फाइनली जो है अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन करने लगा, वो भी लार्ज स्केल पर। और इसके बीच में दो इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स पैदा हुए, एक थे युगने ओनील, उसके बाद दूसरे थे आर्थर मिलर, और फिर एक और मतलब हुए ये युगने ओनील के बाद टेनेसी विलियम्स। और ये इनके जो वर्क थे, इसने क्या किया, तो कई सारे तरीके से अमेरिकन ड्रामा को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब कि मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा, तो अभी का जो मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा है, ये अभी के दौर में यह इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर का। और आज का जो मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा है, इसमें कई तरह के रेंजेस देखने को मिलते हैं। हाइपर रियलिस्टिक, काफ़ी रियलिस्टिक देखने को ड्रामा हमें मिलते हैं अभी के दौर में। फिर कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल ड्रामा भी देखने को मिलते हैं, और कई सारे थीम्स और आइडिया पर बेस्ड ड्रामा भी हमें अब देखने को मिलते हैं। अब जो अमेरिकन ड्रामा का इंग्लिश लिटरेचर में क्या महत्व है, तो 20वीं शताब्दी तक अमेरिकन ड्रामा का कोई भी महत्व जो है, वर्टिकली नो इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। बट जब से युगने ओ नील आए, आर्थर मिलर आए और टेनेसी विलियम आए, तो इन्होंने अमेरिकन ड्रामा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया और इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रदान किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्रदान कराने का काम किया इन तीनों प्ले राइट्स ने। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अमेरिकन ड्रामा ने क्या किया, तो सिंस प्रोड्यूस्ड सम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मोस्ट नोटवर्दी प्ले राइट्स, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्ले राइट्स थे वो अमेरिकन ड्रामा ने प्रोड्यूस किया। मतलब जो इंपॉर्टेंट नोटवर्दी ड्रामेटिस्ट हुए वो किसने प्रोड्यूस किया, तो वो अमेरिकन ड्रामा ने प्रोड्यूस किया। और इन सभी ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, तो कई सारे ड्रामा को लिखा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ऐसा है कि जो अमेरिकन ड्रामा के फीचर्स की बात करें, तो अमेरिकन ड्रामा जो है ना एक्चुअल में क्या करता है, तो करंट इशू से अभी डील करता है, क्रिटिक्स जो आलोचना है उससे डील करता है, सामाजिक नॉर्म्स से डील करता है, और कैरेक्टर्स स्टडीज की डेप्थ में डीलिंग करता है। और जो अमेरिकन ड्रामाज है वो 20वीं सेंचुरी से आज तक, 20वीं शताब्दी से आज तक, वह किस में डील करता है, तो कॉमन मैन के एक्सपीरियंस में डील करता है, सामान्य बंदों के, सामान्य मनुष्य के एक्सपीरियंसेस में डील करता है। कैसे सामान्य मनुष्य गरीबी में जीता है, कैसे वर्किंग क्लास फैमिली जीती है, तो इन सब चीज़ों में डील करने का काम किसका है, तो अमेरिकन ड्रामा का है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।
और जो बहुत सारे वर्क्स हैं ये इंटेंशनली साइकोलॉजिकल हैं, रिलाइंग ऑन इन डेप्थ है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो है अमेरिकन ड्रामा में अब देखने को मिलता है। तो ये सारी क्या है, तो यह एक तरह से सारी चीजें फीचर्स हैं अमेरिकन ड्रामा की। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि जो मिलर्स थे, ये आपको ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है, ब्लॉक 2 का ये क्वेश्चन है और ये अब स्टार्ट होती है कहानी की बातें, ड्रामा की बातें। तो मिलर्स के लाइफ को बताना है और इसके वर्क को बताना है। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैंने यहाँ पर इसको समाहित कर दिया है। तो एक्चुअली जो मिलर थे, आर्थर मिलर थे, ये अक्टूबर 1915 में जन्मे थे और इनके जो माता पिता थे उनका नाम था अगस्ता एंड इसिडोर, और ये हार्लेम में जन्मे थे। और ये जो है ना आर्थर मिलर, यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, आर्थर मिलर होगा यहाँ। तो जो आर्थर मिलर थे, यह जो है ना अपने माता पिता की दूसरी संतान थे, क्योंकि इनके जो माता पिता थे इनके 3 बच्चे थे। तो ये अपने माता पिता के दूसरी संतान थे। और इसके जो पिता हैं वो इर्स्टवाइल ऑस्ट्रिया हंगरी में मूव कर गए थे और इसकी माता जो है वो न्यूयॉर्क में रह रही थी। और जो एक तरह से एक समय ऐसा आया कि ये जो क्या आर्थर मिलर थे, ये अब्राहम लिंकन हाई स्कूल में पढ़ते थे और मिशिगन में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 20वीं शताब्दी के अंत में ये जो मिलर्स फैमिली थी ये पूरी तरह से टूट गई और बाद में आर्थर मिलर को क्या हुआ, तो खुद से ही काम करना पड़ा और उन्होंने पेपर के कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया और अपने पेपर कंपनी में जॉब करके वो पैसा कमा करके फिर अपने स्कूल की फीस भरते थे। और जब ये स्टूडेंट थे तो इन्होंने क्या बताया, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलेज न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे मिशिगन डेली नाम से। बाद में इसका इंटरेस्ट जो है वो जगा और इसी दरमियान जब ये पेपर पब्लिश करते थे तो इसी दरमियान इन्होंने अपना पहला प्ले लिखा जिसका नाम था नो विलन्स। बाद में जो इनका जो पैशन था जर्नलिज्म, इसको इन्होंने बदला और इसके बाद ये कहाँ आ गए, तो ये आ गए आपको ये लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने ड्रामाज लिखने स्टार्ट कर दिया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आर्थर मिलर्स के मेजर वर्क क्या हैं, तो देखिए आर्थर मिलर्स के मेजर वर्क कई सारे हैं, एक दो नहीं है, कई सारे हैं। उनमें से मैं कुछ यहाँ पर डिनोट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया क्रूसिबल, डेथ ऑफ सेल्समैन, द मिसफिट्स, ऑल माई सन्स, ए मेमोरी ऑफ 2 मंडेज आफ्टर द फॉल, एन एनिमी ऑफ द पीपल, द प्राइस फोकस ईटीसी। ये सारी चीज जो प्लेज हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आर्थर मिलर के द्वारा लिखी गई थी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जो आर्थर मिलर थे, यहाँ पर क्या लिखा गया, हाँ आर्थर मिलर थे, अगर हम शेक्सपियर की बातों को छोड़ दें, शेक्सपियर मोमेंट को छोड़ दें, तो जो आर्थर मिलर थे इन्होंने कई सारे यूनिक थ्योरी या यूनिक लिटरेरी वॉइस जो है ना ड्रामा के अंदर डेवलप किए थे, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर डेवलप किए थे। और इनके मृत्यु से पहले तक इन्होंने कई सारे कार्य जो है ना लिटरेचर के क्षेत्र में किए, अमेरिकन ड्रामा के क्षेत्र में किए थे। और मिलर की जो मौत है वो 10 फरवरी को हो गई थी। लेकिन इनकी जो लिटरेरी थी या जो इनका जो लिटरेरी करियर है ये अब तक खत्म नहीं हुआ। और आज भी इनके जो प्लेज है ना ये कई तरह से ग्रेटेस्ट एक्टर को पैदा करने का काम करते हैं। इनके प्लेज को अगर फिल्मों पर या पर्दों पर फिल्माया जाता है तो इससे कई सारे जो एक्टर्स हैं उनके पैदा होने की संभावना या उनके आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आई डिस्कस ए ब्रीफ समरी ऑफ द ड्रामा ऑल माई सन्स। तो देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल डिस्कस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैंने इस समरी को पहले ही पिछले वीडियो सेशन में 4th वीडियो सेशन में डिस्कस करवा दिया है। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं देखते तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब है कि मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले ऑल माई सन्स। तो ऑल माई सन्स में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जॉ केलर कौन थे, तो ये फादर थे किसके, तो लैरी केलर और क्रिस केलर के। किसके, लैरी केलर और क्रिस केलर के फादर थे, और साथ ही ये कैटे केलर के पतिदेव भी थे। और साथ ही ये एक क्रैंक क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट के सिलेंडर हेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक भी थे। तो यहाँ लिखा गया हस्बैंड, फादर एंड पेट्रियार्क ऑफ किलर्स फैमिली। किलर फैमिली के कौन थे, तो ये हस्बैंड थे कैटे किलर के, फादर थे लैरी किलर और क्रिस किलर के, और पेट्रियार्क मतलब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, पेट्रियार्क का मैं भूल गया हूँ क्या है, एक सेकंड में देख के बता देता हूँ, मेरे ध्यान से उतर गया है पेट्रियार्क का मीनिंग, बस एक सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ,
पितृसत्तात्मकता, मतलब ये अपने घर के जो मुखिया थे। आई होप आप लोग इसको अब समझ गए होंगे। और जो ये जॉ किलर थे यह मेन प्रोटैगनिस्ट थे किसके, तो ऑल माय सन्स प्ले के। आई होप अब आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर हम इस मेजर कैरेक्टर की बात करें तो जो ये जॉ किलर थे, इसी जॉ किलर का हाथ था स्टीव डेवर को कहां पर भेजने में, तो जेल के अंदर भेजने में। स्टीव डेवर कौन था, तो जॉ किलर का बिजनेस पार्टनर था। और ये जो स्टीव डेवर था ये जॉ किलर के कंपनी में वर्क करता था। आई होप आप लोग इसको समझ गए। कैटे किलर और मदर, तो कैटे किलर कौन थी, तो कैटे किलर जॉ किलर की वाइफ थी और क्रिस किलर और लैरी किलर की माताजी थी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और यह एक नर्वस इमोशनल वुमन थी, क्योंकि इनको हमेशा लगता रहता था कि उसका जो बेटा है लैरी किलर वो अभी जिंदा है और वो वापस आएगा। और कैटे जो है वो सुपरस्टिशियस इनफ टू बिलीव दैट एस्ट्रोलॉजी विल रिवील वेदर, तो यह जो है ना किसमें विश्वास रखती थी, तो यह आपको एस्ट्रोलॉजी खगोल विद्या में या फिर भविष्यवाणियों में विश्वास रखती थी। और यह हमेशा हेडेक, सिर दर्द से सफ़र करती रहती थी, नाइटमेयर्स, नींद में चलने की बीमारी से सफ़र करती रहती थी, इंसोमेनिया, तो इन सब चीज़ों से ये सफ़र करती रहती थी। क्रिस केलर की बात कर लेते हैं। तो क्रिस केलर कौन थे, तो ये जॉ केलर और कैटी केलर के सन थे और लैरी केलर के भाई भी थे। और साथ ही यह एक तरह से क्या कहते हैं, ये एनी डेवर के प्रेमी भी थे। और साथ ही एक चीज़ और थे, तो वो थे यह एक क्या कहते हैं, सैनिक भी थे। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। एनी डेवर स्टीव डेवर की बेटी और लैरी किलर की गर्लफ्रेंड, भूतपूर्व गर्लफ्रेंड, भूतपूर्व प्रेमिका, और क्रिस किलर की वर्तमान की प्रेमिका थी। और यह एक तरह से एंटागोनिस्ट थी, मतलब एक तरह से यह किरदार जो है बुरी किरदार भी थी एनी डेवर के रूप में, और यह एक अच्छी किरदार भी थी। यह एक एंटागोनिस्ट थी, मतलब यह खलनायक भी थी और नायक भी थी। खलनायक कैसे थी, तो क्योंकि इन्होंने जो केलर का विरोध किया था। जो केलर कौन थे, तो यह प्रोटैगनिस्ट थे। और अच्छी कैसे थी, क्योंकि इन्होंने झगड़े को शांत कराने का काम भी किया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जॉर्ज डेवर की बात करते हैं। तो जॉर्ज डेवर कोई नहीं था बल्कि एने का भाई था और स्टीव डेवर का पुत्र था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो जॉर्ज डेवर थे यह अपनी बहन एने डेवर का काफ़ी ख्याल रखते थे। और जॉर्ज डेवर ही कहाँ गए थे, तो कोलंबस में अपने पिताजी आपको स्टीव डेवर से मिलने के लिए। और ये वहीं पर उन्हें पता चलता है कि जो है ना स्टीव डेवर को फंसाने में किसका हाथ है, तो जॉ किलर का हाथ है। जिम बेलिस कौन थे, तो जो जॉ किलर और कैटे किलर के नेबर थे। और जो जिम बेलिस थे वो एक तरह से आपको पारंपरिक तौर पर दवाई देने का काम करते थे। यह एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन थे, बट ये क्या थे, तो कल्चरल फिजिशियन थे, क्योंकि इसकी पत्नी जो है वो कहती थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना है वो थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से कमाना है, थोड़े पारंपरिक तरीके से कमाना है, और लोगों की इससे भलाई भी होगी। जिम बेलिस की पत्नी सू बेलिस थी, उसके कैरेक्टर को यहाँ दिखाया गया है ना। यहाँ जिम ब्लेम्स हिज अनहैप्पीनेस ऑन सू, तो जिम अक्सर नाखुश रहते थे। जो जिम बेलिस थे, जो कि सू बेलिस के पति थे, तो वो अक्सर नाखुश रहते थे। तो किसकी वजह से, सू बेलिस की वजह से। और सू बेलिस हमेशा पैसे की डिमांड करती रहती थी। सू इज नॉट अफ्रेड टू टेकल सेंसिटिव इशू विथ एनी और कैटे, शी स्पीक्स हर माइंड एंड डजंट बैक डाउन। तो सू बेलिस नीडर टाइप की महिला थी, यह हमेशा पैसे की खोज में रहती थी। और कोई भी सेंसिटिव इशू जो है कोई भी सेंसिटिव मुद्दा जो है ना, यह एनी डेवर को बता दिया करती थी और कैटी केलर को यह बता दिया करती थी। फ्रैंक लूबी और लीडिया लूबी की बात अगर हम करते हैं तो यह भी नेबर थे कैटे फैमिली के, केलर्स फैमिली के। और जो फ्रैंक लूबी थे यह जो है 32 वर्ष, फ्रैंक लूबी जो थे ये 32 वर्ष के थे। और यह एक तरह से भविष्यवाणी करने का काम किया करते थे। और यह हमेशा किसको ठगने का काम करते थे, तो ये कैटे केलर को ठगने का काम करते थे। और कहते थे कि कभी ना कभी ऐसा फॉर्चून डे आएगा जब उसका बेटा लैरी किलर वापस लौट कर उसके कैटी केलर के पास आएगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब लीडिया लूबी, इसकी भी बात मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। अब कि जो डिस्कस कीजिए थीम को डिस्कस कीजिए, ऑल माय सन्स के थीम को। उसके बाद है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर
जो कैसे फिट होता है ऑल माय सन्स उसके बारे में बताइए। आइडियलिज्म एज अ थीम के डिस्कस आइडियलिज्म एज अ थीम ऑफ द प्ले ऑल माय सन्स, इसके बारे में बताइए। फादर सन्स रिलेशनशिप के बारे में बताइए और मदर सन्स रिलेशनशिप के बारे में बताइए। तो मनी एंड फैमिली वर्सेस मॉरल इंटीग्रिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं थीम। कुछ भी आंसर पूछे थीम में यही लिखना है। तो मनी, देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है कि मनी पैसा बनाम परिवार, पैसा बनाम परिवार बनाम मोरल इंटीग्रिटी, मतलब पैसा, परिवार और मोरल मतलब नैतिकता, इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया गया और यही एक थीम है ऑल माय सन्स का। तो जो जॉ केलर थे, जो कि एक प्रोटागोनिस्ट थे, नायक थे, ये सबसे ज्यादा अपने पैसे से प्रेम करते थे, अपने फैमिली से प्रेम करते थे और थोड़े बहुत अपने बेटे बेटे से प्रेम करते थे। जबकि जो क्रिस केलर थे यह मॉरल इंटीग्रिटी से प्रेम करते थे, नैतिकता से प्रेम करते थे। जो केलर्स फैमिली थी, जो जॉ केलर कैटी केलर की फैमिली थी, इसमें दो तरह की वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। पहला तो वो जिसमें कि एक फाइनेंशियल केयर को देखता है, जॉ केलर फाइनेंशियल केयर को देखते हैं, जबकि दूसरे की बात करें तो वो मॉरल इंटीग्रिटी को देखता है। और वो किसके द्वारा, वो कौन थे, तो वो थे आपको क्रिस केलर। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जॉ जो है, जॉ केलर, वो झूठ बोलता है अपने ही बिजनेस पार्टनर से और अपने ही कंट्री से, अपने बिजनेस पार्टनर से और अपने कंट्री से, किसके लिए, तो चंद पैसों के लिए। जबकि क्रिस केलर की बात कर रहे हैं तो क्रिस केलर जो है अपने मोरल इंटीग्रिटी, अपने नैतिकता के लिए अपने पिता के वैल्यूज को ही रिजेक्ट कर देते हैं, अपने पिता की बातों को ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका पिता जो होता है वो गलत पार्ट्स का सप्लाई करता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो यहां पर जो है ना अमेरिकन परस्यूट्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाया गया कि कैसे अमेरिका के लोगों का एक ड्रीम होता था कि किसी तरह हम अमीर, ज्यादा से ज्यादा रईस बन जाए। और इसी वजह से जॉ केलर जो है ना डिफेक्टिव इंजन्स को शिप कर देता है, क्योंकि वह पैसा चाहता है और बिजनेस में बने रहना चाहता है। और इसी वजह से उसका डिवोशन, जो उसकी भक्ति है वो किस ओर दिखती है, तो पैसे की ओर दिखती है। और ये पैसे किसके लिए वो कमाना चाहता है, वो अपने फैमिली के लिए कमाना चाहता है। और यही जो चीजें, जो पैसे के लिए जो उसका डिवोशन, भक्ति दिखती है, तो वह उसको करप्ट बना देता है। किसको करप्ट बना देता है, तो जॉ को करप्ट बना देता है। वहीं अगर क्रिस की बात करें तो क्रिस हमेशा अपने फैमिली के वेल्थ, अपने परिवार के पैसे से परेशान रहता है और वो अपनी सोसाइटी में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर क्या देने की कोशिश करता है, तो मोरल वैल्यूज देने की कोशिश करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, तो यहाँ पर दूसरा थीम की अगर बात करें तो कैसे किसी के द्वारा किया गया कार्य जो है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब एक को लेनी पड़ती है। अगर हम प्लेज के पूरे सेंटर में देखें तो 3 क्वेश्चन मेन रूप से उठ करके आता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि लेरी के सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन है, और स्टीव डेवर को जेल में भेजने का जिम्मेदार कौन है, और फिर जो 21 अमेरिकन पायलट्स मरे हैं उनके जिम्मेदार, उन सभी बातों के जिम्मेदार कौन है, उन सभी मौतों के जिम्मेदार कौन है। तो अगर हम इन तीनों आंसर्स को खोजने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि जॉ केलर इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार है। और जॉ केलर के द्वारा लिया गया एक्शन, एक एक्शन कितनी सारी समस्याओं को क्रिएट कर देता है। जॉ केलर ने सारी घटनाएं घटित की, लेकिन उसकी वजह से मौत किसकी हुई, लैरी केलर की हुई। जेल कौन गया, तो स्टीव डेवर गया, और साथ में अमेरिकन जो 21 पायलट्स थे उसकी भी मौत हो गई। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो वही सब कुछ के लिए जिम्मेदार है, अपने अपने बेटे के मौत के लिए, उसके बाद जो बेटा है लेरी उसके मौत के लिए, फिर फैमिली को बर्बाद करने के लिए भी वही जिम्मेदार है। और ये सारी बातें जो है ना ऑडियंस को अंतिम तक पता नहीं चलती, क्योंकि ड्रामा के स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ पता नहीं रहता है, तो अंतिम में पता चलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जॉ जो है अपने जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाता है। सबसे पहले वो ऑर्डर देता है किसको, स्टीव डेवर को, कि जाओ तुम फैक्ट्री में और फिर क्या करो, तो तुम जाकर के उसको पार्ट्स को अप्रूव कर दो, और वो अपना पीछा यहाँ से छुड़ा लेता है और यहाँ पर वो क्राइम करके अपने आप को बचा लेता है। आई होप अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसको मैं जो है इरेज कर दूं, और उसके बाद जो है वो अपने आप को बचा लेता है और अपना सारा इल्जाम अपने पार्टनर पे डाल देता है। आई होप अब आप लोग इसको समझ गए। जॉ अपने परिवार और अपने बच्चे से भी झूठ बोलता है। तो जॉ के द्वारा जो की गई सारी घटनाएं हैं वो किस तरह से कई सारे लोगों को तबाह कर देती हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉसिंग ट्रस्ट। तो देखिए, जो अगर प्ले की स्टार्टिंग होती है तो हम पाते हैं कि जो 3 फैमिली ऑडियंस देखती है, या हम जो पाते हैं कि 3 फैमिली है ड्रामा के अंदर। पहला तो है केलर्स फैमिली,
दूसरा है बेलिस फैमिली, तीसरा है लुबिस फैमिली। तो इन सभी में क्या देखने को मिलता है? विश्वास देखने को मिलता है। और ये सभी हैप्पी रहते हैं, इंजॉइंग समर डे को एंजॉय करते हैं अपने बैकयार्ड में, पेपर वेपर पढ़ते हैं, उसके बाद अपने अपने जोक्स ताने वाने एकदम करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्लियर आगे बढ़ते हैं ड्रामा के अंदर, तो हम ये पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बस एक छलावा है, बस एक आवरण है, और यह जो है यह एक तरह का झूठा ढोंग है। और बाद में हम पाते हैं कि यही वजह से जॉ केलर अपने परिवार का ट्रस्ट खो देते हैं, क्योंकि यही अपने परिवार से झूठ बोलते हैं और साथ ही अपने बेटे के हत्या का जिम्मेदार होते हैं, अपने बेटे की हत्या के जिम्मेदार होते हैं, 21 पायलट्स के हत्या के भी जिम्मेदार ये होते हैं। और जब हम लास्ट सीन में पहुंचते हैं, जब हम ड्रामा के लास्ट सीन में पहुंचते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो कम्प्लीटली रिवील्ड होती है, और जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो कम्प्लीटली क्रम्बल्ड हो जाता है, कंप्लीट टूट टूट कर चकनाचूर हो जाता है। और इससे हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि अब जो है बच्चों को माता पिता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इवन माता पिता को भी बच्चों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो क्या खो देते हैं? तो लस्ट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खो देते हैं। और इसी तरह हम पाते हैं कि जो क्रिस केलर था, जो कि फॉर्मर कमांडर था, मतलब पुराना कमांडर रह चुका था युद्ध में, वो अपना खुद का लॉस्ट, अपना खुद का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो खो देता है, और अपने पिता के प्रति विश्वास खो देता, और अपने जो मैरिज के जो वो सपने देखता उस विश्वास को खो देता, और अपने फैमिली को भी एक तरह से वो खो देता है। आई होप अब आप लोग इसको समझ रहे होंगे। पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल, तो पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल की बात करते हैं। तो जब मिलर चूज करते हैं ऑल माई सन्स एज अ टाइटल फॉर हिज प्ले, तो हम ये पाते हैं कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो परिवार एक तरह से रोल मॉडल हो सकता है, कैसे रिलेशनशिप बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में कैसे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। बट धीरे धीरे हम ये पाते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको मैं थोड़ा आगे करता हूं। हाँ, तो जो फैमिली रोल्स एंड लॉयल्टीज स्प्लिंटर्स वेल व्हेन द किलर्स फेस देयर गिल्ट एंड क्रिस फेसेस इज ऑन blind loyalty to Joe. Likewise, the Dever family has been broken when both children Annie and George reject their father Steve in prison. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितना अच्छा रोल मॉडल के तौर पर जो क्या है भाई क्रिस केलर अपने परिवार को मानता है, लेकिन बाद में जब जॉ केलर की सच्चाई सामने आती है, तो क्रिस केलर जो है अपने माता पिता के प्रति लॉयल्टी को खो देता है। और उसी तरह हम ये भी देखते हैं इस जगह पर कि जो डिवर फैमिली होती है, स्टीव डिवर की फैमिली, जिसमें एक बेटी होती है एनी डिवर और एक जॉर्ज डिवर बेटा होता है, तो ये दोनों भी अपने पिता पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से इनके पिता पर इल्जाम होता है कि इन्होंने गलत पार्ट्स को सप्लाई किया है। और चूंकि बाद में ये घटना पता चलती है, लेकिन इससे पहले तो यही होता है ना कि जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है एनी डेवर और जॉर्ज डेवर का अपने पिता के प्रति। तो फादर आर नो लॉन्गर प्रोटेक्टर्स एंड प्रोवाइडर्स, इंस्टेड दे बिकम द सोर्स ऑफ सेम एंड कंफ्यूजन। तो यहाँ पर फादर अब कोई प्रोटेक्टर नहीं रह जाते हैं या कोई प्रोवाइडर, दाता नहीं हो जाते, बल्कि यह क्या हो जाते हैं, एक तरह से सोर्स हो जाते हैं कन्फ्यूजन के। तो आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो ये वाला अब खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सेकंड में थोड़ी सी पानी जो है वो पी लेता हूँ, प्यास लग गई है मेरे को। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऑल माई सन्स जो है वो एक सिंबॉलिक ट्रेजेडी है, बताइए। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, अगर सिंबॉलिक ट्रेजेडी की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें जो कुछ कुछ चीजें यूज हुई हैं वो कैसे एक सिंबल्स के तरह इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है द एप्पल ट्री। तो ये जो एप्पल ट्री है, यह पेड़ किसने लगाया था? तो यह लगाया था आपको लैरी केलर ने। जस्ट एज एडम एंड ईव, खैर ये तो कोई बकवासी लाइन है, ये मैंने बेकार ही लिख दी है, फिर भी बता देता हूँ। जस्ट एज एडम एंड ईव एट द फ्रूट इन गार्डन ऑफ एडन दैट लेड टू द फॉल ऑफ मैन, सो डज द फॉल ऑफ लैरीज ट्री सिंबलाइज द स्टार्ट ऑफ द फॉल ऑफ हिज फैमिली। तो ऐसी बात है कि जो ट्री लगाया गया था लैरी केलर के द्वारा, वो टूट जाता है आंधी में, और जैसे ही लैरीज की जो ट्री है, लैरी केलर द्वारा जो लगाई गई एप्पल ट्री टूटती है, तो वह यह प्रदर्शित करता है कि अब लैरी की जो फैमिली है वो टूटने वाली है। फ्रूट स्टिल्स
cling to its branch the way that Larry memories still clings to his family। लेकिन पौधा तो सॉरी पेड़ तो टूट गया, लेकिन जो उसमें फल हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो जैसे कि फल जो है वो पेड़ से गुथा हुआ है, ठीक उसी तरह से जो लैरी की जो मेमोरी है वह उसके परिवार से गुथी हुई है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और कैटे कंप्लेन्स दैट they planted it too soon and remarks on the coincidence that the tree blew down in the month Larry was born, and on the very day that Annie visits, Katie saw the tree snap right in front of her as she walked in the windy yard। तो ऐसा है कि कैटे कंप्लेन करती है अब कि यह जो पौधा गिरा है यह एक कोइंसिडेंस इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि यह पौधा कब गिरा है, जिस मंथ में लैरी केलर का मतलब उसके बेटे का जन्म हुआ था। और यह पौधा कब गिरा है, जिस दिन एन्ने डेवर विजिट कर रही हैं, कहाँ, तो कैटे केलर के घर। और ये कैटे केलर कहती है कि यह पौधा उसके सामने में गिरा है, यह जरूर कुछ ना कुछ संकेत हमें दे रहा है। तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है एयरप्लेन्स। एरोप्लेन्स क्या संकेत देता है, तो द डैमेज एयरप्लेन्स फ्लोन बाय 21 एयरफोर्स पायलट्स hover in the metaphorical center of the play, but other airplanes also contribute to the play's meaning. Larry flew over the killer's house when he was in training, which Kate recalled in the Act 1 in vision. Kate heard the roar of his engine right before the apple tree snapped. Kate remarks that George takes an airplane for New York to see his father after 3 long years, a detail that shows the importance of urgency of his trip। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कैटी केलर जो है ना वो सपना देखती है, और वो सपना ये देखती है या हम ये कह सकते हैं कि जब सपना तो बाद में देखती है, पहले क्या होता है कि कैटी केलर बताती हैं कि यह जो एरोप्लेन है वो एक समय में उसका बेटा लैरी केलर जब वो ट्रेनिंग कर रहा था वो अपने खुद के घर से उड़ा कर ले गया था। और कैटे केलर कहती है कि वो इमेजिन करती है कि वो जो हवा है जो अभी बही है वो एक तरह से एरोप्लेन वाली हवा थी, और वही हवा आई और उसने क्या किया, तो एप्पल ट्री को गिरा दिया। और ये बता रहा है कि कैटे केलर से मिलने के लिए अब उसका बेटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही प्ले रीच इट्स क्लाइमैक्स, क्रिस डिमांड्स टू नो हाउ हिज फादर कुड अलाउ फॉल्टी इंजन्स टू बी सेंट टू वार। तो क्रिस केलर अब जानना चाहता है कि कैसे उसके पिता जो है ना फॉल्टी इंजन्स को युद्ध में भेज देते हैं। जॉ रिटॉर्ट्स दैट ही नेवर टू थॉट द इंजन्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन प्लेन्स, एंड क्रिस एक्यूजेज किड्स वेयर हैंगिंग इन द एयर बाय दोज हेड्स। तो जॉ केलर है वो विरोध करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि उनके द्वारा जो है ना गलत इंजन्स जो है वो युद्ध में भेज दिए गए थे। और बाद में क्रिस कहता है इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, उसके गर्दन को हवाओं में ऐसे ही झोंक दिया गया, ऐसे ही हिलने को छोड़ दिया गया। तो यह यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ, तो ऑल माई सन्स में जो ये एयरप्लेन्स हैं अगर डायरेक्टली कहें तो ये सिंबलाइज करते हैं डेडली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड इवन मोर सो दैट द डेंजर ऑफ अमेरिकन ड्रीम। तो यह सिंबलाइज करता है कि कैसे जो मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है, जहाँ मिलिट्री के संबंधी जो उद्योग धंधे हैं वो कैसे बहुत ही भद्दा हो गया है। मतलब एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन भी एक तरह से इंडस्ट्रियल हो गया, औद्योगिक हो गया, केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। और इससे क्या हो रहा है, तो अमेरिका के सपनों को डेंजर में डाला जा रहा है। अब है जेल को भी दिखाया गया है। तो एक 8 साल का बच्चा होता है बर्ट, ये अक्सर जो है ना जॉ केलर के साथ गेम खेलता है, और इसमें एक जेल जो है जॉ केलर के बेसमेंट में बनाया हुआ है। और यह जेल बता रहा है कि आज न कल केलर्स हाउस में किसी न किसी को जेल होगी। यह एक टेरिबल सीक्रेट है, एक भयानक सत्य है। जॉ एंड बर्ड्स गेम मैडन्स कैट हु येल्स एट
them to stop. Jaw also has an arresting gun, a playful antic that foreshadows the suicidal gun at the play's conclusion. तो ऐसा है कि जॉ और बट का ये गेम काफ़ी मतलब बेहुदा सा है, और जॉ के पास एक गन भी है, बंदूक भी है, और यह बंदूक इस ओर इशारा करता है कि यही बंदूक जो है अंतिम में जॉ के मौत का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि लास्ट में जो है जॉ खुद की ही आत्महत्या कर लेता है. तो these are real jails in the play as first mentioned by the Frank in Act 1 in reference to Steve being in the prison. Joe also spent times in prison until he was exonerated of the Munice's crime. Joe described being the cell next to Steve. What they heard the news of Larry's disappearance. When Joe finally admits his guilt, both Katie and Chris tells him that he belongs in jail, a reality he seems to accept. But then नीचे की ओर चलते हैं, नीचे में क्या लिखा हुआ है, डिनाइज बाय किलिंग हिमसेल्फ. तो ऐसा है कि जो जेल है वो रियल है, और एक तरह से यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है, कहाँ गया भाई मेरा पेन, हाँ पेन यहाँ आ गया. तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कहानी के अंत में सच्चाई का पर्दाफाश होता है और जॉ फाइनली अपनी गलती को मानता है. तब कैटे केलर और क्रिस केलर उनको कहते हैं कि आप जेल में जाइए और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, और वो एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन तुरंत कुछ समय के बाद वो उसी बंदूक से, जो कि ऊपर में मैंने यहाँ बताया है, उसी बंदूक से अपने आप की आत्महत्या कर लेता है और ये इस सच से मुकर जाता है. आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे. डिस्कस ऑल माई सन्स एज अ ट्रेजेडी. तो जो ऑल माई सन्स है इसको एज अ ट्रेजेडी बताइए, एक घटना बताइए, घटना के तौर पर बताइए. तो देखिए दोस्तों, ट्रेजेडी का मतलब होता है रहस्य. ट्रेजेडी का मतलब होता है रहस्य, नहीं ट्रेजेडी का मतलब रहस्य, सॉरी रहस्य नहीं होता है. ट्रेजेडी का मतलब होता है दुर्घटना या त्रासदी. तो जब पूरी की पूरी स्टोरी आप पढ़ते हैं ना ऑल माई सन्स को, तो आप यहाँ देखते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ दुर्घटना ही घटित हो रही है, कुछ ना कुछ त्रासदी ही घटित हो रही है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है. तो यही घटना अगर आप इसको इंग्लिश में लिख डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा. अगर सीधे सीधे मैं कहूँ ना कि आप इसकी समरी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा. तो क्रिस केलर जो है एक ऑनरेबल मैन है, who tries to see the good in people, a man of war. His father Joe Keller is a chief character who is about three things: business, money and making a profit. तो क्रिस केलर एक अच्छा आदमी है जो लोगों के सामने अच्छा है, लेकिन उसका पिता जो है एक चीफ कैरेक्टर है, एक ही बकवास सा कैरेक्टर है, सस्ता सा कैरेक्टर है, और इसका एक ही मोटो है बिजनेस, बिजनेस बढ़ाना, मनी पैसा कमाना और प्रॉफिट करना. However, Joe Keller is a family man above all else as has sacrificed everything including his honor. Joe Keller फैमिली ऐसा मैन है जो कि इसने सब कुछ के लिए संघर्ष किया है. हालांकि ये चीफ कैरेक्टर है, लेकिन इसने फिर भी सब कुछ पाने के लिए संघर्ष किया है. तो अब आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं. तो अगर घटना की बात करें, चूंकि यह घटना की बात की जा रही है, तो देखिए जो मेन ट्रेजेडी है इस प्ले में ये यही है कि इसमें एक हॉरेंडस क्राइम किया गया, और ये किसने किया है, तो जॉ केलर ने किया है. कई सारे पायलट्स को मारा है. अनफॉर्चुनेटली इसने अपने खुद के बेटे का भी कत्ल किया है. तो यह एक तरह से घटना है, दुर्घटना है, और दिस इज अ रियलाइजेशन दैट सून अक्यूर्स टू किलर विच अनअवॉइडेबली लीड्स टू हिज सुसाइड. और यह रियलाइजेशन और यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और केलर की आत्महत्या का कारण बनती है, जॉ केलर की आत्महत्या का कारण बनती है. इन रिगार्डलेस ऑफ जॉ केलर बीइंग सच अ फैमिली मैन, ही हैड caused such deceit not only to his family and to himself but people all around them. He had caused too much deceit and hurts that he could no longer deal with blood left on his hand. Regardless of these actions, Joe Keller was once a poor man with a big dream, and in some ways he is a fine example of what. आगे क्या लिखा हुआ भाई देख लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार. हाँ, conquering the American dreams stand for, yet when he reached to the top his money obsession continued. He ultimately became power hungry and man fixated and possessed by the mere thought of money and business. तो ऐसा है कि जॉ जो है ना वो एक फैमिली मैन है, और वह एक तरह से अच्छा भी था. स्टार्टिंग में वह गरीब था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने तरक्की की और वो
बहुत ही ऊंचे जगह पर पहुंच गया और वहीं से उसकी स्टार्टिंग होती है। कहाँ उसकी स्टार्टिंग होती है? पावर की, मतलब पावर की भूख की स्टार्टिंग होती है। वो पावर चाहता है, वो पावर के लिए हंग्री, भूखा भूखा सा महसूस करता है, पैसा चाहता है, सब कुछ चाहता है वो। तो ये सब क्या है? एक तरह से दुर्घटना को बढ़ावा देती है। तो यही हम कह सकते हैं कि इस तरह से यह दुर्घटना वाली ट्रेजेडी है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं दोस्तों, ये लंबा चौड़ा मैंने बेकार ही लिख दिया। इसमें से मैं कुछ काट कूट दूंगा, ये इतना लंबा हो जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और लिखा गया है, I think Keller was such a businessman that Chris in some ways felt that his father's job seemed almost more important to him than Chris, but Chris was still a priority. So when Chris found that his brother was murdered by his own father for a business, that this was the final straw. The cats in that LA are practical. The bums who ran away when we were fighting were practical, but now I am practical and I split on myself. I am going away, I am going now. तो ऐसा है कि जो हम यहाँ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि किलर एक अच्छा बिजनेसमैन था और जो क्रिस है वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन जो किलर था इसके लिए पैसा सब कुछ था, लेकिन जो क्रिस है वो पॉपुलैरिटी चाहता था, क्रिस केलर। और अंतिम में यह पाता है क्रिस केलर की जो उसके पिता है उसने ही अपने बेटे या फिर क्रिस के भाई का मर्डर किया है। तब अंतिम में वो कहता है कि आप बहुत भद्दे हैं, आप बहुत बुरे हैं और मैं जा रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिकल, आई स्पिट ऑन माई सेल्फ, आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग नाउ। मैं जा रहा हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ और मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसमें कुछ बतलाने लायक है नहीं, आप लोग समरी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब आगे डिस्कस द समरी ऑफ ट्रायल ऑफ द देदान के माथी। तो ये बताने वाली बात है नहीं दोस्तों, ये पहले ही मैं डिस्कस करवा चुका हूँ समरी। तो ये वाला खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट दोस्तों, इसमें अब कुछ बताने लायक बचा नहीं। ये वाला पीडीएफ खत्म हो गया, एक पीडीएफ और है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करवा दूंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कि एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर की ओर ले चलता। हाँ, इनकैप्सुलेट, एक सेकेंड ये बड़ा हो गया। हाफवे हाउस इन योर ऑन वर्ड, व्हाट इज मोहन राकेश पोजीशन इन फैमिली, मैरिज एंड सोसाइटी इन हाफवे हाउस। तो देखिए यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो हाफवे हाउस है, हाफवे हाउस को अपने शब्दों में समझाइए। तो देखिए दोस्तों, हाफवे हाउस है ना, दरअसल इसको हिंदी में सबसे पहले लिखा गया था। हाफवे हाउस को हिंदी में लिखा गया था आधे अधूरे के नाम से। और जो ये मोहन राकेश थे ये बहुत बड़े नाटककार हुए और ये कॉमेडीज भी लिखते थे, व्यंग नाटक भी लिखा करते थे। लेकिन ये जो नाटक है हाफवे हाउस, यह एक तरह से आधा अधूरा है, क्योंकि आप इस नाटक को जब आपने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि ये नाटक जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। और यह नाटक किसी महिला की अभद्रता को दिखाता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी अपूर्णता को दिखाता है, उसके अंदर जो मौजूद चरित्रहीनता है उसको दिखाता है। तो यही चीजें जो है ना यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर है कि मोहन राकेश हाफवे हाउस इज गिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिग्विटीज एंड इनडिटर्मिनेसी एट ऑल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, मोस्टली एक्सप्लिसिटली द फ्रेगमेंटेशन एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस एट द इंडिविजुअल familial and social levels are the thematic concern of the play. The play does not stand comfortably on the univocal guiding perception of meaning and direction. It is built on shifting ground and deploying elements are concerned of realistic, naturalistic and absurd or more स्पेसिफिशियली। तो ऐसा है कि जो मोहन राकेश का जो ये ड्रामा है, मोहन राकेश के द्वारा जो लिखी हुई ये ड्रामा है, यह कॉन्फ्लिक्ट, समस्याओं से भरा हुआ है, इनडिटर्मिनेंसी, अनिश्चितताओं से भरा हुआ, प्रत्येक लेवल पे, जितने भी लेवल पे हम देखते हैं तो ये इसी तरह की समस्याओं से भरा पड़ा है। और यहाँ पर हर जगह इनकम्प्लीटनेस है, कहीं पर पूर्णता नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल पे हो, फैमिली पारिवारिक लेवल पे हो या फिर सोशल सामाजिक लेवल पर हो, कहीं पर भी पूर्णता हमें देखने को नहीं मिलती है। और जो ये प्ले है, यह कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई मीनिंग है, कोई अर्थ है इस प्ले का, और या फिर यह किसी एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही एक तरह से हाफवे हाउस का एक मोटा मोटा थीम है। और इसी को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसी को आप लोग थीम के तौर पर भी लिख सकते हैं। हर चीज का आंसर एक ही रहता है, घुमा के लिख देना है और कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग जो हैं, नींद आ रही है दोस्तों, मुझे तबीयत
क्या बताऊं, मैं ट्रैवलिंग से आया हूँ, परेशान हूँ, आंखों में दर्द है और रात के आई थिंक 1-1:30 बज गए होंगे, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि कुछ क्रिटिक्स जो है ना वो ये मानते हैं कि यह जो प्ले है एक एंटी वोमेन प्ले है, यह महिलाओं के साथ जो है ना धोखा किया जा रहा है इस प्ले में, यह एंटी वोमेन है, मतलब महिलाओं की स्थिति को यह गिराने का काम कर रहा है। इस प्ले को बहुत पहले लिखा गया था 1970 78 या 80 के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि उस समय ऐसा कोई कल्चर जो है इंडिया सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस प्ले के अंदर वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो ये गलत है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि यह जो प्ले है यह ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन को नहीं दिखाता है, क्योंकि यह प्ले इमेमोरियल है, इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। दोज वेयर द टाइम व्हेन द वुमेन वेयर गिवन नो एजुकेशन, उस समय में महिलाओं को कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ना ही कोई ड्यूटी दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ उसको ड्यूटी दी जाती थी तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस एंड टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों की देखभाल और पति के देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती थी। द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी विटनेस्ड अ चेंज इन मेन्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स men. Of course the tempo had been built up by many socio-religious movement in the 19th century. It was however the 20th century which witnessed a large numbers of who belong to the enlightened families and has received higher education. तो जब जो है ना 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पैदा होता है 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई महिलाएं पढ़ नहीं सकती। लेकिन 20th सेंचुरी में हम ये पाते हैं कि जो फैमिलीज हैं वो थोड़ी ग्रो करती हैं, थोड़ी प्रकाश में आती है और थोड़े बहुत हायर एजुकेशन रिसीव करने की कोशिश करती है। तो क्रिटिक्स इसकी बुराई भी करते हैं और अच्छाई भी करते हैं। अब है कि जो इस प्ले में है हम ये देखते हैं कि जो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपसर्ज का काम कर रहे हैं। एक पढ़ी लिखी महिला पर्सनली क्वालिफाइड फाउंड होम लाइट डल, अपने घर को एकदम डल पाती है, बकवास पाती है। ही बिकम एनेक्सियस टू यूज हर एक्सपर्टाइज बोथ टू कीप हर सेल्फ बिजी एंड टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो अपन वो जो पढ़ लिख लेती हैं तो वो एनेक्सियस मतलब इच्छुक हो जाती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं अपने आप को बिजी करने में और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने में। मोहन राकेश हैज अटेम्प्टेड टू डिस्क्राइब एंड ड्रामेटाइज द सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ एन अपर मिडिल क्लास फैमिली। मोहन राकेश जो है क्या कोशिश करते हैं, तो जो अपर जो मिडिल क्लास उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है उसके सामाजिक आर्थिक सिचुएशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे करते हैं तो इस प्ले के माध्यम से। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं होती हैं थोड़ी बहुत पढ़ लिख लेती हैं तो अपने आप को मतलब अब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सावित्री के साथ होता है। जो सावित्री कैरेक्टर है हाफ वे हाउस या आधे अधूरे में, उसके साथ भी यही होता है। तो क्या होता है कि ये जो सावित्री है ये अपने पति के अंदर फॉल्ट खोजने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे यह जो है ना बाहर की ओर भागती है। कहाँ? बाहर की ओर भागती है, और इससे क्या होता है कि सावित्रीज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर हस्बैंड आल्सो हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर चिल्ड्रन। जो यह अपने पति से दूर भागती है तो इसका बुरा असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है। दे टू स्टार्टेड इग्नोरिंग देयर फादर एंड ट्रीटेड हिम एज अ यूजलेस आइटम ऑफ फर्नीचर विच समहाउ कैन नॉट बी थ्रोन आउट। तो जो बच्चे हैं वो भी अपने पिता को एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे एक यूजलेस आइटम मानते हैं, जस्ट लाइक एक यूजलेस फर्नीचर जिसको कि किसी तरह बाहर फेंका नहीं जा सकता। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि जो बिन्नी जो बेटी होती है सावित्री की, वह भी स्ट्रांगली इन्फेक्टेड होती है सावित्री के कैरेक्टर से। सावित्री के कैरेक्टर के वजह से ही बिन्नी क्या करती है कि एक तरह से भाग जाती है किसके साथ? मनोज के साथ। और मनोज कौन होता है? तो सावित्री का पूर्व प्रेमी होता है। तो बिन्नी भागती है किसके वजह से? अपने माता के चरित्र की वजह से। हालांकि बिन्नी को इस बारे में उतना कुछ पता होता नहीं है। तो यही सब चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यह जो प्ले है किसके बीच में घूमता है? तो महेंद्र और सावित्री, महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच में। और जो बिगनिंग होती है स्टार्टिंग, उसमें हम क्या करते हैं तो सिंपैथाइज करते हैं, मतलब सहानुभूति देते हैं सावित्री को। दस वे सी वर्क हार्ड टू मैनेज देयर फैमिली, कैसे वो अपने परिवार को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम ये पाते हैं कि जो सावित्री के प्रति जो हमारा सिंपैथी होता है, जो सहानुभूति है वो बदल जाती है और हम उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा क्या होता है कि गलत वाला
हो जाता है, वो वोमेन का नहीं, महिला का नहीं, एक एंटी वोमेन का कैरेक्टर जो है हमें वहां देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कि जो सेंट्रल इशू प्रोजेक्ट किया गया है हाफवे हाउस में, उस पर कमेंट कीजिए। तो देखिए जो पूरा का पूरा प्ले है वो इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द फैमिलियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, दे आर फेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिकल, सोशल एज वेल एज इमोशनल। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्ले एक तरह से इंटरेस्टहीन है, आकर्षकहीन है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर किसी न किसी लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल हो, सोशल लेवल हो या फिर इमोशनल लेवल हो, किसी न किसी लेवल पर समस्याओं से ग्रसित है। अगर हम सेंट्रल इशू की बात करें तो हाफवे हाउस इज डिपिक्टेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो सेंट्रल इशू में यह है कि कैसे हाफवे हाउस जो घर है कैसे रिलेशनशिप दिखाता है एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्तर को और एक सोसाइटी के स्तर को। तो इन दोनों के बीच में यह रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करता है। तो ये समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, यहां से अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए interparsed with the main narrative we have the narratives of the three children of house among whom kidney problems draw the attention of the reader. Here the play opens up in general way. The problem likewise the Binny and Ashok face are partially the result of their own doing. Binny could have avoided marrying Manoj and taken up a job instead, and Ashok to had the choice to earn his livelihood independently, but he would not take up a job that will ruin his self, and he must save his individual human from being tainted by the corrupt social influence. तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीनों बच्चों के बीच में कंट्रोवर्सी पाते हैं। सबसे पहले हम ये पाते हैं कि किन्नी जो है वो समस्याओं से ग्रसित है, उसको अपना घर अच्छा नहीं लगता, उसको अपना घर अच्छा नहीं लगता, उसको अपने माता पिता पसंद नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो किन्नी है वो एक तरह से अशोक के साथ में रहती है। क्या है? तो किन्नी ऑन द अदर हैंड सीम्स मोर अ विक्टिम ऑफ हर चॉइस टेकन बाय हर एल्डर। अशोक के इर्द गिर्द घूमती रहती है, अशोक को गंदी गंदी किताबें पढ़ने का शौक होता है और पेपर कटिंग काटने का शौक होता है, तो किन्नी भी उसका शिकार हो जाती है, गंदी गंदी चीजें पढ़ती है, छोटा पैक बड़ा धमाल, वो कहते हैं ना कि फूट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वही वाला हाल होता है। तो किन्नी उसका शिकार हो जाती है और स्कूल जाती है, तो बच्चों स्कूल के जो फ्रेंड्स होती हैं, उसकी जो फ्रेंड होती है उसके साथ भी ये यही सब चीज़ें मतलब डिस्कस करती रहती है। अशोक भी जो अपने तरह से खुली ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसके साथ वो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जॉबलेस है, पैसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा। फिर बिन्नी की बात करते हैं, बिन्नी भी एक तरह से कैरेक्टरलेस हो जाती है अपने माता के इफेक्ट से, और वो मनोज के साथ ही भाग जाती है। तो यह सब एक सेंट्रल इशू है किसका? तो यह हाफवे हाउस का एक सेंट्रल इशू है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसमें और कुछ बताने लायक मुझे दिख नहीं रहा है। कुछ तो नहीं दिख रहा है भाई बताने लायक। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ दिख गया मेरे को। क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट फेमिनिस्ट क्वेश्चंस एंड कंसर्ट इन द हाफवे हाउस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द एनकाउंटर बिटवीन सावित्री एंड जुनेजा टर्न आउट टू बी अ बिटर वन। तो जो महिलाओं पर जो प्रश्न खड़े होते हैं इस प्ले में, उस पर बात करनी है, और जो महिलाओं से जो समस्याएं, महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं खड़ी होती है उस पर डिस्कस करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि सॉरी एंड में हम ये देखते हैं कि सावित्री और जुनेजा के बीच में क्या होता है कि थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, और यहाँ पर जो है जितने भी सस्पिशियंस गेट एस्टेब्लिश्ड एंड सीक्रेट रिवील्स एज ईच अदर ब्लेम द अदर फॉर रॉन्ग डन टू द फैमिली। तो मतलब फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वहाँ से क्या होता है कि एक सीक्रेट जो जो चीज़ें छिपी हुई रहती है वो रिवील हो जाती है, वो बाहर निकल कर आ जाती है और फैमिली के सामने निकल कर आ जाती है। और जुनेजा क्या करता है? तो सावित्री को गाली देता है, और क्या गाली देता है कि वह जुनेजा कहता है कि तुम महेंद्रनाथ के जाल में फंसी हुई हो और महेंद्रनाथ से चिपकी हुई रहती हो। ही हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, एंड सावित्री टेल्स हिम दैट महेंद्रनाथ हैज नॉट प्रूव्ड टू ए मैन। महेंद्रनाथ इज द सेम मैन हु सब्जेक्टेड सावित्री टू वायलेंस एज इफ इट टेक आउट ऑफ हिज ऑफ her his hidden frustration. We are forced to ask from ourselves, he could be the victim of violence put him in a trap. If Juneja view seems blinkered to us at this moment, we have to consider whether the playwright has to a share in it.
फर्दर वी कैन सी द इशू दैट सावित्री हैज रेज्ड अबाउट, आगे क्या है भाई, महेंद्रनाथ, कहाँ गया, हाँ, महेंद्रनाथ, ever since I know him I have always found him leaning on someone or other, particularly on you. He's never been able to do anything without asking you. If he want to buy something he must ask you. If he want to go where he must ask you. When he wanted to marry me he had to ask you. He can't even breathe without asking you. According to Savitri, the object of his existence is as he were there only to fill in the gaps in the lives of other, whatever the other people expect of him, or in which way they think they can use him. Savitri has always been suspicious of Juneja for using Mahendranath and befooling him with regard to the money he earned and invested. तो ऐसा है कि सावित्री जुनेजा पर इल्जाम लगाती है। सावित्री किस पर इल्जाम लगाती है? तो जुनेजा पर, और कहती है कि भाई देखो, तुम मेरे पति को खत्म करने में, तुम मेरे पति को बर्बाद करने में सबसे आगे हो, तुमने ही मेरे पति को बर्बाद किया है। मेरा पति खाता है तो तुमसे पूछता है, मुझे कुछ सामान लेना रहता है तो वो तुमसे पूछता है, वो अगर उसे कहीं जाना होता है तो वो तुमसे पूछता है, और तुम जो है एक तरह से मेरे पति महेंद्रनाथ को मूर्ख बनाते हो, उसको ठगते हो, उसके पैसे को ठगते हो और उसके बिजनेस में नुकसान उसका करवाते हो। और जुनेजा कहता है कि देखो सावित्री, तुम गिरी हो, तुम बहुत बुरी स्त्री हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, चरित्रहीन महिला हो, तुम महेंद्रनाथ के जाल में फंसी हुई हो। मैं कब से सोच रहा हूँ कि महेंद्रनाथ तुमको छोड़ देगा, लेकिन तुम महेंद्रनाथ से चिपकी हुई रहती हो, तुम बहुत गंदी स्त्री हो। तो दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कि डिस्क्राइब द मेल डोमिनेंस इन द प्ले हाफवे हाउस। तो यहाँ पर मैं एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी प्यास लग गई है। प्यास क्या लग गई है, मतलब बहुत देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी पानी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेल डोमिनेंस इन द प्ले हाफवे हाउस। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो पुरुष का प्रभाव है हाफवे हाउस पर वो बताइए। तो यहाँ देखते हैं कि वी विटनेस होस्ट ऑफ कैरेक्टर नोट ए पार्ट ऑफ द फैमिली इन हाफवे हाउस, दीज कैरेक्टर्स ऑपरेट फ्रॉम देयर respective class within the social structure. Here it is need to be pointed out that Juneja, Singhania, Jagmohan belongs to upper strata of the society, and their relation with the members of Mahendranath family is one that exists between the privileged and underprivileged. Mahendranath and Savitri in their relationship with Juneja and Singhania act as supplicants in need of some help. तो ऐसा है कि इस प्ले में ये दिखाया जा रहा है कि जो पुरुष है उसका प्रभाव कैसा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुनेजा, सिंघानिया और जगमोहन ये तीनों अपर क्लास फैमिली से आते थे, और इनके और महेंद्रनाथ के बीच, जो महेंद्रनाथ की जो फैमिली थी, इनके बीच में कैसा संबंध था, तो प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड का, अंडर प्रिविलेज्ड का, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कैदी और जेलर का, ऐसा संबंध था। और महेंद्रनाथ और सावित्री जो इनसे रिलेशन रखे हुए थे जुनेजा और सिंघानिया से, ये केवल और केवल एक सप्लीकेंट की तरह काम कर रहा था। और सप्लीकेंट कैसा सप्लीकेंट, तो यह मदद कर रहा था किसकी, तो महेंद्रनाथ और सावित्री की, मतलब जुनेजा और सिंघानिया से रिलेशन इनडायरेक्टली महेंद्रनाथ और सावित्री की मदद कर रहा था कुछ परचेज करने में। और जगमोहन का एटीट्यूड जो है सावित्री के खिलाफ, सावित्री के रिस्पेक्ट में, वो थोड़ा सिंपैथेटिक है, मतलब अच्छा है, सहानुभूति वाला है। In all these relations, the position of Mahendranath and Savitri is marked by helplessness. तो ऐसा है कि जब हम इन सभी को मिला करके पाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सावित्री है उसका औरों के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है, काफ़ी ताबड़तोड़ अच्छा रिलेशन है, लेकिन खुद के पति के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, हेल्पलेसनेस का रिलेशन है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पर कुछ बकवास सी बातें लिखी गई हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग इसको देख भी लीजिएगा, मैं गैस पेपर अवेलेबल करवा के दे दूंगा। और मैं और भी चीज़ें बताता, लेकिन मैं भी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी तबीयत खराब है। खैर, हाउ इज पैट्रियार्की रिफ्लेक्टेड इन हाफवे हाउस। तो पितृ सत्तात्मकता को यहाँ दिखाया गया है। तो मोहन राकेश की जो हाफवे हाउस है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, एम्बिग्यूटीज है, इनडिटर्मिनेंसी है, और हर लेवल पे है।
most explicitly the fragmentation and sense of incompleteness at individual, familial and social level are thematic concern of the play. The play does not stand comfortably on any univocal guidance perception of meaning and direction. It is a play at war with itself, a house divided and distinguished rudeness, revolt, anger, foul language, stubbornness, arrogance, wrathlessness, the disintegration of human relationship, the loneliness of women, the sense of suffocation and disgust, boredom, and the search for quick and easy escape routes are all part of the modern world. Rakesh in his play has been able to portray intimate links with life. तो ऐसा है कि मोहन राकेश बताते हैं कि यह जो प्ले है हर लेवल पर आधा है, आधा अधूरा है, और इसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो। और यह जो प्ले है यह एक तरह से किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये डायरेक्शन लेस है। और यह जो प्ले है खुद से एक तरह से आत्म लड़ाई का प्ले है। हर महिला या हर पुरुष अपने खुद से लड़ता है। और इस प्ले के अंदर हम क्या देखते हैं तो रूडनेस देखते हैं, रिवॉल्ट देखते हैं, एंगर, गुस्सा देखते हैं, भद्दे लैंग्वेज देखते हैं, और जो मनुष्य की जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, उसको टूटते हुए हम देखते हैं। द लोनलीनेस ऑफ वुमेन, महिला की एकांतता को देखते हैं, महिला के कष्ट को देखते हैं। और यही सब देख करके हम जो है ये पाते हैं कि जो एक तरह से पितृसत्तात्मकता का प्रभाव या सत्ता का प्रभाव बहुत बुरा होता है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ बताने लायक है क्या? आगे तो कुछ देख नहीं रहा हूं मैं, छोटी मोटी बातें हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए ये मैं बता देता हूँ। तो जो ये सावित्री है यह सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट है, महिला मुख्य किरदार है हाफवे हाउस की, और यह मॉडर्न हाउसवाइफ है। नॉट ओनली डज दिस रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड मिडिल एज मदर ऑफ 3 grown up children break out the confines of the family home to enter the public space, she also becomes the breadwinner, reducing her unemployed husband to redundant chiefer. The house is ruled by her and only she can bring order in disorder household. It is she who must confront all problems of her children, whether it is the problem of married daughter returning home perennially, or kidneys problem ranging from school to teenage tantrums, or that of a job for Ashok, or even the problems of running a house with an unemployed husband. Savitri's husband Mahendranath beat up her, abuses, and even find what he comes home. He thus even lacks personal virtues and righteousness. The economic predicament is a major aspect of human life, and anyone who grapples with it and solve it become a leader, therefore it brings a change in traditional gender. तो ऐसा है कि सावित्री सेंट्रल प्रोटैगोनिस्ट है, मुख्य किरदार है। यह डिससेटिस्फाइड मिडिल एज्ड महिला है, यह अपने आप से संतुष्ट नहीं है, और यह 3 बच्चों की माँ है, और तीनों के तीनों बच्चे इसके बिगड़े हुए हैं, और इसकी जिम्मेदार ये खुद है। अगर ये चाहे तो यह इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। किन्नी को बिगाड़ने का काम अशोक करता है, अशोक के गंदे किताबों को पढ़ करके किन्नी बिगड़ती है, बिन्नी खुद अपने माता के इफेक्ट में, माता के शागिर्द रहते हुए बिगड़ जाती है, और उसके बाद घर से भाग जाती है। इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार कौन है? तो कौन है? तो ये खुद सावित्री है। और यहाँ तक कि सावित्री एक तरह से प्रयास भी करती है अपने घर को संभालने का, लेकिन वो संभाल नहीं पाती है, क्योंकि वो एक तरह से आपको महत्वाकांक्षी महिला है, हर समय शांति की खोज करती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और जो महेंद्रनाथ है वो हमेशा मतलब बेकार पड़ा रहता है, उसको मारता रहता है, उसके बाद गाली गलौज करता रहता है, और महेंद्रनाथ जो है एक तरह से पर्सनली उसको हैरेस करने की कोशिश करता है, और वो बेरोजगार है। और एक तरह से हम ये देखते हैं कि उसकी बेरोजगारी जो है सावित्री को और परेशान करती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, 1-2 पेज जो है वो इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। डिस्कस द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हाफवे हाउस। तो एक ही बात को मैं कितनी बार बताऊं दोस्तों, यही सेम चीज़ ऊपर में मैं बता चुका हूँ। आपको महिलाओं के पर्सपेक्टिव को बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर और कुछ यहाँ बताने लायक कुछ है नहीं विशेष, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब एक डिस्कस द लैंड ग्रैब इन कॉलोनियल केनिया। तो ऐसा है कि कैसे केनिया जो कॉलोनीज में बदला, कैसे जो है
जमीन पर, कीनिया के जमीन पर कब्जा किया गया। तो सबसे पहले 1901 में रेलवे की पॉलिसी जो है यूरोपियन के द्वारा लाई गई। The idea of European settlement in the area was taken up in earnest so that traffic derived from settlement would make the railway a profitable undertaking. This, together with the transfer of the eastern province of Uganda, where most of the highlands were situated, to the East Africa Protectorate in 1902, further strengthened the possibility of non-African settlement. Johnson, who was the special commissioner of Uganda, proposed initially to develop the area as a whitesman country. तो ऐसा है कि जब शुरुआत में ये लोग आए हुए थे, जो जो यूरोपियंस आए हुए थे, तो ये रेलवे का एजेंडा लेकर के 1901 में पहुंचे केनिया में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो एक रिपोर्ट तैयार किया कि यहाँ पर जो है रेलवे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकता है। और 1902 में इस रिपोर्ट को भेज दिया गया यूरोप में, और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर नॉन अफ्रीकन को बसाया जा सकता है। और जो जॉनस्टन थे, ये स्पेशल कमिश्नर थे युगांडा के, इन्होंने क्या कहा, तो ठीक है, इस एरिया को एक व्हाइट मैन कंट्री के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और फिर आगे की बात करते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड सेंट आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू South Africa attracted a number of Europeans, and as per the available records, the first batch of settlers, mainly from Great Britain and South Africa, arrived in 1902. These settlers occupied large chunks of fertile land for both farming and trading. Through the number of ordinance, the government reserved the highlands exclusively for the white Europeans, excluding the native Africans and Indians. The principal sufferers were, of course, the Giku, since it was they who primarily inhabited the area and who were dislocated more than once after their land has been alienated and given away to the European settlers for a song. As the land lust of the settlers increased, other tribes were deprived of their land and land as well. The Masai, the Nandis, and the Kisis too suffered through the removal of two far-flung areas labeled as narrative reserves. A series of land regulation of East Africa, Indian Land Acquisition Act, provide the government with control of all land in Kenya. तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब ये लोग आए, तो सबसे पहले जो बैच आया था वो आया था ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आए थे, और उसके बाद कुछ साउथ अफ्रीकन लोग भी यहाँ पर 1902 में पहुँचे थे, और इन्होंने फर्टाइल लैंड के बड़े बड़े लार्ज चंक्स को कब्जा किया फार्मिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, खेती कृषि के लिए और व्यापार के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग एक तरह से बढ़ते गए और वाइट यूरोपियंस की संख्या जो है वो बढ़ती गई, और जो नेटिव अफ्रीकन्स थे और इंडियंस थे उनको वहाँ से धीरे धीरे भगाया जाने लगा। और धीरे धीरे अब यहाँ से समस्याओं की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे यूरोपियन सेटलर्स बढ़ने लगे, और इससे क्या होने लगा, तो सेटलर्स की संख्या इंक्रीज होने लगी। तो जो अदर ट्राइब्स थे, जो दूसरी जनजातियां जो ये कीनिया की थी, उसको दिक्कत होने लगी। मसाई, नंदीज, किसिस, इन सबको अब समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ कि जो सीरीज ऑफ लैंड्स थे उस पर कब्जा किया जाने लगा। इसके लिए एक लैंड रेगुलेशन लाया गया ईस्ट अफ्रीका का 1897 में, और इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1902 के मदद से काफ़ी सारे जगहों पर यहाँ के मतलब जो आपको ये क्या था भाई, कीनिया के काफ़ी सारे जगहों पर कब्जा कर लिया गया। फोर्स्ड लेबर, अब देखिए सिर्फ यहाँ पर लैंड काफ़ी, सिर्फ जमीन हथियाना यहाँ समस्या नहीं थी। brought about the colonial policies of European settlers. These settlers wanted a constant supply of cheap or free labor to work on this farm, and with the African reluctance to work for outsiders, यूरोपियन फार्मर्स दे फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन चीप लेबर। तो अब यहाँ पर लेबर को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा यूरोपियंस के फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब बड़े बड़े फार्म्स हो गए थे। तो यूरोपियंस चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन्स जो जनजातीय लोग हैं, अब इनको हायर किया जाए चीफ, कम से कम पैसे पर या फ्री में, और ताकि ये लोग यहाँ पर क्या कर सके, तो काम कर सके।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। द अफ्रीकन रिलक्टेंस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बेसिक नीड्स वेर प्रोवाइडेड बाय subsistence economy and moreover they did not want to work for the colonialist. In those cases where African settlements were part of European acquired lands, the Africans were declared squatters with permission to cultivate small plots of land on the farm premises and keep the members of their family as well as a few cattle. Appalling works condition and severe restriction on both the physical movement of the squatters and also on the movement of cattle, they could keep the kinds of crop they could cultivate. तो ऐसा है कि जब धीरे धीरे उनको कमी आने लगी लेबर्स की, तो यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने अफ्रीकन्स को इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है, अगर तुम मेरे खेत में काम करोगे, इस मेरे प्लॉट में काम करोगे, तो तुमको एक छोटा सा प्लॉट का टुकड़ा दे दिया जाएगा फार्म के अंदर, तुमको वहीं रहना है, तुम वहीं पर अपने अपने भोजन को उपजा सकते हो, इससे अपने फैमिली का पालन पोषण कर सकते हो और थोड़ा बहुत जो जानवर है, जो पालतू पशु है, उसको रख सकते हो और अपना काम जीवन यापन कर सकते हो। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब नेटिव रिजर्व्स, तो these native reserves these steps together with prohibitive rates of polls and hut tax led to massive migration of peasants in search of living. This led to further problems with native reserves from which most able-bodied males were absent. Earning money was wage laborers for paying personal tax. It caused physical hardship to peasants who walked large distance, sometimes hundreds of miles for many weeks and sometimes months of gain employment. Also stripped the African village of its most efficient labor force, leaving behind mainly old men, women and children. तो ऐसा है कि ये सब जो स्टेप्स लिए गए, इस स्टेप्स की वजह से अफ्रीकन्स को काफ़ी दिक्कत हुई, जो कीनियंस थे उनको दिक्कत होने लगी और वो बेरोज़गार होते चले गए। अब पैसे की खोज में उन्हें अब बहुत दूर दूर तक जाना पड़ने लगा। अब वो 100 ऑफ माइल्स चलने लगे, कभी कभी वीक्स, कई सप्ताह तक चलते थे, कभी कभी कई महीनों तक चलने लगे और इससे जो है जो एक तरह से काफ़ी सारी समस्याएं क्रिएट होने लगी। तो आई होप आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। अब एक राइट इज शॉर्ट नोट ऑन ड्रामेटिक ट्रेडिशन इन कीनिया इन कॉलोनियल पीरियड। तो जब हम बिगनिंग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रामा इन कीनिया वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म अंडर द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश वहाँ थे तो वहाँ पर जो है ना ड्रामा ट्रेडिशन को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द काइंड ऑफ प्लेस दैट इनकरेज्ड टू बी स्टेज्ड वाज प्रोपेगेंडिस्ट। तो जो भी प्ले वहां पर प्रदर्शित किए जा रहे थे वो केवल और एक प्रोपेगेंडा वाला प्ले था। इन नेचर इन लॉगिंग द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, कॉलोनीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब यूरोपियंस एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा वाले प्ले वहाँ पर उस समय चल रहे थे। इन द नेम ऑफ नेटिव ऑफ द पीपुल फ्रॉम द कंट्री साइड हु कुड नॉट हैंडल द अर्बन सिचुएशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, Kenyan people were presented as tools and their cultural practice ridiculed. Also plays were produced in English that were based on English literary text, thereby alternating the masses from dramatic activities. Besides the plays of Shakespeare presented in simplified version, West End comedies and sugary musical, as Ngugi calls him, were staged regularly in Kenyan national theatres. A government establishment, the colonial regime also encouraged radio plays with African depicted as clones. तो वहाँ पर सिर्फ प्रोपेगेंडा प्ले जो है वो फैलाया जा रहा था। फिर बाद में जो है केनियन पीपुल्स को एक तरह से टूल्स माना गया कि ये एक औजार है, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं और इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और वहाँ पर जो प्लेज, जो ड्रामाज इंट्रोड्यूस किए गए वो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए गए यूरोपियंस की ओर से। आई बात समझ में? और इसको तोड़ना मड़ोड़ना काफ़ी मुश्किल था और इससे जो है दिक्कत आ रही थी। और जो मैक्सिमम प्लेज थे वो शेक्सपियर के जो प्लेज है उस समय में दिखाए जा रहे थे सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको कीनिया के अंदर। बाद में फिर गूगी जी आए, जो गूगी व थियोंगो आए, और भी कई सारे कीनियन प्ले राइट्स आए और उन्होंने नेशनल थिएटर्स को एस्टेब्लिश किया और फिर बाद में एक तरह से जो कीनियन प्लेस के अंदर जान फूकने का काम किया। तो आई होप अब आप लोग इतनी सारी बातों को समझ गए होंगे दोस्तों। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं और इसी के साथ ये वीडियो सेशन समाप्त होता है और साथ ही ये वीडियो सीरीज BEGE 142 की भी समाप्त होती है। जिसको भी गैस पेपर चाहिए वो 9523779253 पर व्हाट्सएप करके गैस पेपर ले सकते हैं। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, उनको गैस पेपर मिल जाएगा। 9523779253। और आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं, मोहनीश
आर्यन, नीचे एक छोटा सा डैश मिल जाएगा, वहां पर जाइए, फॉलो कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। कोई किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल आपको इग्नू से रिलेटेड चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए 9523779253 पे, वहां से आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। टोटल 5 वीडियो सेशन हो चुका है आपको किसका, तो आपको ये BEG 142 का टोटल 5 वीडियो सेशन है। आप लोग पांचों वीडियो सेशन को देख करके अपने एग्जाम में जाइएगा और आपके एग्जाम जो है वो अच्छे से जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।